आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर योगेश अटल जी द्वारा लिखा गया संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण पाठ का सारांश। यह एक निबंधात्मक पाठ है जिसमें लेखक ने संस्कृति और परंपरा के अर्थ, स्वरूप, महत्व और विविधता को समझाया है और बताया है कि सांस्कृतिक विविधता हमें कमजोर नहीं मजबूत बनाती है। प्रस्तावना में आपको लिखना है, संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण डॉक्टर योगेश अटल जी द्वारा लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। यह पाठ समाज शास्त्रीय निबंध की श्रेणी में आता है। इस पाठ में लेखक ने संस्कृति के अर्थ, स्वरूप और महत्व को समझाया है तथा यह बताया है कि सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाती है। लेखक कहते हैं कि संस्कृति स्थिर नहीं होती, बल्कि इसमें समय के साथ अच्छे अच्छे बदलाव भी आते हैं। अब हम सारांश को शुरू करते हैं। लेखक पाठ के शुरुआत में बताते हैं कि पशु पक्षियों से इंसान अलग होता है क्योंकि प्रकृति ने इंसान को सोचने, कुछ नया बनाने और अपने व्यवहार को बदलने की शक्ति दी है। इसी कारण प्रत्येक समाज की अपनी अपनी संस्कृति और जीवन शैली होती है। यह जीवन शैली लोगों के काम करने और जीने का तरीका बताती है। इसमें आपको लिखना है, डॉक्टर योगेश अटल जी पाठ के शुरुआत में बताते हैं कि पशु पक्षियों से इंसान अलग होता है क्योंकि प्रकृति ने इंसान को सोचने, कुछ नया बनाने और अपने व्यवहार को बदलने की शक्ति दी है। इंसान अपने अनुभव और विचार किसी भाषा के जरिए दूसरों तक पहुंचाता है। इसी कारण हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति, पहचान और जीवन शैली होती है। यह जीवन शैली लोगों के काम करने और जीने का तरीका बताती है। अब हम देखेंगे संस्कार, संस्कृति और परंपरा। इसमें पहला है संस्कार। यह हमें घर परिवार से मिलती है, जैसे माता पिता से आशीर्वाद लेना, गुरुओं को प्रणाम करना, अपने से बड़ों का आदर करना, ये सभी संस्कार हैं। दूसरा है संस्कृति। जब ये संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं तो वहीं मिलकर समाज की रहन सहन और जीवन शैली बन जाती है। इसे ही संस्कृति कहते हैं। इसके बाद है परंपरा, जो रीतियां और तरीके हमें अपने पूर्वजों से मिले होते हैं, जैसे त्योहार मनाने का ढंग, राउत नाचा, पंथी नृत्य, कर्मा नृत्य, शादी ब्याह की रस्में, पूजा पाठ की विधि। इसका पालन हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं। इन्हें परंपरा कहते हैं। इसमें आपको लिखना है संस्कार। जो अच्छी बातें हमें घर परिवार से मिलती हैं, जैसे माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं को प्रणाम, बड़ों का सम्मान, सच बोलना, ये सभी बातें व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाती हैं। दूसरा है संस्कृति। जब ये अच्छे संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं तो वही मिलकर समाज की रहन सहन और जीवन शैली बन जाते हैं। इसे ही संस्कृति कहते हैं। इसके बाद है परंपरा। परंपरा, जो रीतियां और तरीके हमें अपने पूर्वजों से मिले होते हैं, जैसे त्योहार मनाने का ढंग, शादी ब्याह की रस्में, पूजा पाठ की विधि, इनका पालन हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं। इन्हें ही परंपरा कहते हैं। इसके बाद है संधिविचि संस्कृति। जब अलग अलग समाज और संस्कृतियां आपस में संपर्क में आती हैं, तब उनमें बदलाव होता है। जब लोग किसी दूसरे देश या समाज में जाकर बसते हैं तो वे धीरे धीरे वहां की संस्कृति को अपनाने लगते हैं, लेकिन अपनी पुरानी परंपराएं भी पूरी तरह नहीं छोड़ते। इस तरह उनकी जीवन शैली में पुरानी और नई दोनों संस्कृतियों का मेल हो जाता है। इसी मिश्रित रूप को संधिविचि संस्कृति कहा जाता है। उदाहरण के लिए, विदेशों में रहने वाले भारतीय संस्कृति को तो जीते हैं, लेकिन वहां की स्थानीय संस्कृति का प्रभाव भी उन पर पड़ता है। मलेशिया में बसे भारतीयों की संस्कृति मलेशियाई प्रभाव लिए होती है, जबकि अमेरिका में बसे भारतीयों की संस्कृति अमेरिकी प्रभाव से जुड़ जाती है। इसके बाद आपको लिखना है सांस्कृतिक विविधता एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए अपरिहार्यता या अनिवार्यता या अंतर संबंध। प्रत्येक समाजों और समुदाय की संस्कृति, भाषा, रहन सहन अलग अलग होती है और साथ ही साथ उनके भोजन में भी विविधता पाई जाती है। ये विविधता मानव की विवशता नहीं, बल्कि विशेषता है। सारा विश्व विभिन्न संस्कृतियों का समागम है। आधुनिकीकरण के कारण कई संस्कृति में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं। लेखक बताते हैं कि जिस प्रकार पर्यावरण के लिए जैव विविधता अनिवार्य है, इसी प्रकार सांस्कृतिक विविधता भी सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए
तथा एकीकरण के लिए अपरिहार्य है। संस्कृति मानव समाज का अभिन्न अंग है। प्रत्येक समाज, चाहे वह छोटा हो या विशाल, आधुनिक हो या आदिवासी, सभी संस्कृति से ही परिभाषित हैं। यह सच है कि संस्कृति को मनुष्य ही बनाता है, लेकिन संस्कृति किसी एक व्यक्ति की बनाई हुई चीज नहीं होती। हर इंसान अपने अनुभव, परंपराएं और मूल्य इसमें जोड़ता जाता है, जिससे संस्कृति लगातार समृद्ध होती रहती है। संस्कृति एक नदी की तरह है जो अपने स्रोत से निकलकर आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में वह कुछ पुरानी बातों को पीछे छोड़ देती है और नई बातों को अपनाती जाती है, लेकिन फिर भी उसकी मूल पहचान बनी रहती है। इसके बाद है 1947 के बाद भारत का स्वरूप। 1947 में देश के विभाजन के बाद भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत का निर्माण धर्म के आधार पर नहीं किया गया। हालांकि अधिकतर मुसलमान पाकिस्तान चले गए, लेकिन यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि सभी धर्मों के लोग साथ साथ रहने लगे। विभाजन के बावजूद भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान नागरिक बने रहे। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, जहां सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई। भारत की पहचान उसकी विविधता में एकता से बनी। अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं होते हुए भी देश एकता के सूत्र में बंधा रहा। अंतिम में आपको लिखना है संस्कृति और राष्ट्रीय एकीकरण निबंध से शिक्षा। इसमें पहला है, संस्कृति मानव को परिपक्व नागरिक बनाती है, मूल्य मान्यताएं सिखाती है तथा सामाजिक सामंजस्य स्थापित करती है। दूसरा है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान आवश्यक है जो भारतीयता को अखंड रखता है। तीसरा है, संविधान के मूल्य और सांस्कृतिक संधि से ही राष्ट्र प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। चौथा है, विविधता में एकता भारत की सांस्कृतिक विशेषता है जो सांप्रदायिकता और भाषावाद जैसे बाधकों को दूर करती है।